साथियों, अभी तक हमने आपसे 14 चैप्टर्स में बातचीत की। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। आप इस विधा को धीरे धीरे समझ रहे होंगे। अब आज हम एक नए विषय पे चर्चा शुरू करेंगे, जिसे कि बहुत से लोग इससे परेशान हैं। आज के समय में देखा जाए तो संतानहीनता एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है। आप देख रहे होंगे जगह जगह फर्टिलिटी सेंटर खुल गए हैं और अनाप शनाप लाखों रुपए लोग इसमें खर्च करते हैं, फिर भी कुछ समस्या 100% सुलझ ही जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। हर दंपति की ये आशा होती है, बड़ी उम्मीद होती है कि उनके घर में भी बच्चे हों, संतान हो, मातृत्व और पितृत्व का सुख वो उठाएं। अक्सर ही बहुत से लोग इस बात को लेकर भी कुंडलियां दिखाने आते हैं। आपका भी इनसे कभी न कभी जरूर सामना हुआ होगा। तो अब हम बताते हैं आपको कि इन योगों को किस तरह से कुंडली में हम देख सकते हैं। प्रचलित ग्रंथों के हिसाब से बहुत ज़्यादा उलझन है। ग्रहों का ये बल देखो, वो बल देखो, गुरु का देखो, अष्टक बल देखो, बहुत सारी उलझनें हो जाती हैं, जिसमें कोई सही रिजल्ट तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है। अब इनमें 3 तरह के लोग आपके पास में आते होंगे और समस्या भी ये 3 तरह की ही है। एक तो होती है संतानहीनता, कि उसमें संतान हो नहीं पा रही है। दूसरी समस्या कि पुत्र है और उनको पुत्री चाहिए दूसरी संतान के रूप में। और तीसरा, इनमें से कुछ लोग यह प्रश्न लेके आते हैं कि उनको एक पुत्री तो है, पर दूसरी संतान के रूप में वो पुत्र संतान चाहते हैं। और दूसरे वो जिनको पुत्र है और वो पुत्री संतान चाहते हैं दूसरी संतान के रूप में। ये कुल 3 तरह की समस्याएं लेकर अक्सर लोग आते हैं। और मैंने देखा है कि आज के समय में भी लोग दूसरी संतान के रूप में पुत्री को पसंद कर रहे हैं। यह एक बहुत अच्छी बात है, वरना पुराने जमाने में तो कन्या हो गई तो सबके मुंह लटक जाते थे। लेकिन आज अक्सर ही मैंने मेरे क्लाइंट्स के साथ ये पाया है कि जिनको पुत्र है वो दूसरी संतान पुत्री चाहते हैं, और जिनको पुत्री है वो तो स्वाभाविक ही पुत्र संतान की आशा करते हैं। अब महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन सवालों का जवाब कुंडली के द्वारा कैसे ढूंढें। प्रचलित ग्रंथों में या जो अभी तक हमने देखा है उनके हिसाब से तो इसके सही रिजल्ट तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। तो अब आइए हम इस विषय में बात को आगे बढ़ाते हैं और इसको जरा गहराई से समझते हैं। आप भी इसको ध्यानपूर्वक समझिए तो ये बहुत आसान सी बात आपको लगेगी। इसमें कोई बहुत बड़ा उलझाव नहीं है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैं कुछ स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, आप उनको फॉलो करिए, आप 100% टू द पॉइंट रिजल्ट पर पहुँच जाएंगे। यदि नक्षत्र स्वामी की उच्च पंचम भाव में हो और वह अपने उच्च भाव से पंचम यानी नवम भाव में बैठा हो, तो यह एक पुत्र संतान होने के लिए बहुत सुंदर योग है। इस योग वाले जातक संतान के मामले में बड़े भाग्यशाली होते हैं, यानी उनको बिना किसी प्रपंच के अपने आप समयानुसार पुत्र संतान हो जाती है। अब यही नक्षत्र स्वामी यानी पंचम में उच्च है और अपने भाव से नवम बैठा है। नवम बैठा है यानी पंचम भाव में उच्च है और वह लग्न में बैठा है, तो यह नवा भाव होगा। तो आगे पीछे इस योग में भी पुत्र संतान होना तय है। यही नक्षत्र स्वामी यानी पंचम में उच्च हो और ये दूसरे भाव में बैठ जाए, यानी कि अपने उच्च भाव से दसम, तो दसम भाव संतान के मामले में किंचित कष्टकारी होता है, लेकिन आगे पीछे इनको भी एक पुत्र संतान अवश्य हो जाती है। लेकिन यहाँ
एक बात का आप ध्यान रखें कि यदि यह नक्षत्र स्वामी राहु हुआ तो फिर कुटुंब बढ़ने में दिक्कत आएगी। आपको हम पहले बता चुके हैं कि राहु जिस स्थान में बैठते हैं उस भाव के फलों का नाश करते हैं। यहाँ दूसरे भाव में बैठकर वो कुटुंब की वृद्धि में सहायक नहीं होंगे, लेकिन ऐसा सिर्फ तुला लग्न में ही होगा। बाकी अन्य लग्नों में ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि तुला लग्न में पंचम भाव में राहु की कुंभ राशि पड़ती है, जो कि राहु की उच्च है। अब यदि राहु के नक्षत्र में जन्म है तो यह समस्या सिर्फ तुला लग्न वालों के लिए ही है, बाकी लग्न वालों के लिए यह समस्या नहीं रही। आगे देखिए, नक्षत्रपति की उच्च पंचम में है और नक्षत्रपति अपने भाव से अष्टम बैठ जाए, यानी 12वें भाव में बैठ जाए, अथवा अपने भाव से 12वें, यानी पंचम में उच्च है और चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो ये अपने उच्च भाव से 12वां हो जाएगा। तो क्या होगा? इस स्थिति में संतान देरी से होगी, लेकिन जब भी होगी वह पुत्र संतान होगी, यह निश्चित जानिए, क्योंकि इन दोनों स्थितियों में ही 12th हाउस एक्टिव हो जाएगा। और 12th हाउस आप जानते हैं 5th हाउस से 8th होगा। इस स्थिति में यह 12वां भाव, 12वां भाव पंचम भाव का अष्टम हो जाएगा। पंचम भाव पुत्र और 12वां भाव उसकी आयु, यानी पंचम की आयु, तो इस योग में भी पुत्र हो जाएगा। इसे आप यूं भी समझ सकते हैं कि 12वां भाव एक्टिव हो गया तो कालपुरुष की कुंडली में 12वां भाव मीन राशि केतु की होती है। 12वां भाव एक्टिव हुआ मतलब केतु एक्टिव हो गया, और केतु को पुत्र का कारक माना गया है। इसे आप यूं भी समझ सकते हैं। अभी तक हमने आपको वो योग बताए जिनमें नक्षत्र स्वामी की उच्च पंचम भाव में पड़ रही है, पर यह सबके साथ तो संभव नहीं है। बाकी 11 भाव और भी हैं, उनमें भी नक्षत्रपति की उच्च पड़ेगी। तो अब उनसे देखते हैं कि क्या योग बनते हैं। नक्षत्रपति की उच्च किसी भी भाव में पड़ती हो, यदि नक्षत्रपति अपने भाव से 11वें बैठ जाएं, तो इस स्थिति में संतान होना बहुत कठिन है। यह एक तरह से संतानहीनता का योग बना देता है, और इसमें संतान हुई भी तो कन्या संतान होगी। इसी तरह नक्षत्रपति अपने उच्च भाव से, याद रखें उच्च भाव कोई सा भी हो सकता है, अपने उच्च भाव से छठे स्थान में बैठे हों या किसी दशा अंतरदशा में छठा भाव एक्टिव हो जाए और वो संतानोत्पत्ति का समय हो, तो इस अवस्था में कन्या संतान की प्राप्ति होती है। इसका सीधा सा कारण है, जैसा मैंने आपको पुत्र के रूप में बताया कि पंचम से 12वां भाव अष्टम होने से पुत्र की आयु हो गई, ऐसे ही पुत्री का कन्या संतान का भाव है 11वां, और छठा भाव 11वें भाव से अष्टम हो जाएगा, वो पुत्री की आयु होगा। इसलिए यहाँ पर पुत्री होने का योग बन जाता। इसी तरह नक्षत्र स्वामी अपनी उच्च से 12वां बैठा हो अथवा किसी दशा अंतरदशा में 12वां भाव एक्टिव हो जाए, तो इस दशा में पुत्र संतान हो जाती है। इसका कारण भी मैंने आपको पहले बता दिया है। इसी तरह पंचमेश यदि अपने भाव से दशम बैठा हो तो यह भी संतान उत्पत्ति में बहुत दिक्कत देता है, और विशेषकर पुत्र संतान होने में बहुत परेशानी देगा। दशम स्थान गोद लेने का स्थान है, तो ऐसे में यह पुत्र नहीं होने देता, बल्कि गोद की संतान लेने की नौबत आ जाती है। कतिपय योग और देख लेते हैं। पहले पुत्र संतान के लिए देखते हैं कि क्या योग उसमें बनते हैं। जैसे पंचमेश की दशा चल रही हो, पुत्र संतान उत्पत्ति का सबसे सुंदर समय होता है, और इस बात से सभी सहमत हैं, वो चाहे किसी भी पद्धति से फलित करते हों, कि पंचमेश की दशा में पंचम भाव को बल मिलता है तो वहां पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य हो सकती है और हो भी जाती है। लेकिन इसका एक और योग आप देखिए, ये बात तो सही है कि पंचमेश की दशा में पुत्र हो सकता है, लेकिन
यदि कुंडली में पंचमेश जिस किसी भी भाव में बैठा हो, उस भाव से पंचम या नवम भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हो, यानी वो पंचम और नवम भाव रिक्त हो। रिक्त होने से मेरा मतलब ये है कि वहां पे अच्छा या बुरा कोई भी ग्रह नहीं बैठा हो, तो पूरी पंचमेश की दशा निकल जाएगी लेकिन पुत्र नहीं होगा। इसे आप नोट करके रख लीजिए। यह बहुत आजमाया हुआ और कई कुंडलियों पे देखा हुआ निश्चित फार्मूला है। फिर से रिपीट कर दूं, पंचमेश से पंचम और नवम स्थान में कोई भी अच्छा या बुरा ग्रह बैठा होगा तो पुत्र संतान हो जाएगी, और अगर उसके बैठे हुए स्थान से पंचम और नवम इन दोनों में से किसी में होना चाहिए, दोनों ही खाली हैं, तो किसी भी हालत में पूरी दशा निकल जाएगी पंचमेश की, लेकिन पुत्र संतान नहीं होगी। इस पंचमेश की दशा के लिए यह विशेष बात ध्यान में रखें। इसके विपरीत पंचमेश जिस स्थान पर बैठा है, वहां से पंचम या नवम में कोई भी अच्छा या बुरा पापी पुण्याई ग्रह बैठा है तो निश्चित रूप से पुत्र संतान हो जाएगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई भी किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही हो, इन दशा अंतर्दशाओं में यदि नवपंचम योग खड़ा हो जाता है तो निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। वो चाहे पापी ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नवपंचम योग संतानोत्पत्ति काल में अगर खड़ा हो गया तो पुत्र संतान निश्चित ही होगी। इसी तरह इस दशा काल में नवपंचम की बजाय त्रि एकादश योग खड़ा हो जाता है दशा अंतर्दशाओं के बीच में, तो कन्या संतान की प्राप्ति होगी। इसमें फिर पुत्र नहीं होगा। पुत्र संतान होने के लिए दशा अंतर्दशाओं में नवपंचम योग का होना जरूरी है, और त्रि एकादश दशा अगर चल रही है तो वहां कन्या संतान का जन्म होगा। यह नोट कर लें। अभी तक हमने आपको संतान योग के बारे में कुछ योग बताए। अभी हमको एक और योग याद आ गया जो कि इस संतानोत्पत्ति के समय में विघ्न डालता है, वो बता देते हैं, नहीं तो वो रह ही जाएगा। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण और ध्यान देने लायक बात है। तो पहले इसको बीच में समझ लेते हैं थोड़ी देर में, उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ध्यान से सुनिए। पंचमेश अपने भाव पंचम में ही बैठा हो, नवमेश अपने भाव नवम में ही बैठा हो, या ये कह लें कि पंचमेश और नवमेश स्वराशि के हों, तो ऐसी स्थिति में नवमेश की दशा में गर्भाधान हो जाएगा, यानी कंसीव हो जाएगा बच्चा। लेकिन गर्भाधान तो हो गया, डिलीवरी से पहले यानी प्रसव काल से पहले ही यदि अगली दशा ने त्रि एकादश योग खड़ा कर दिया तो यह गर्भ बचेगा नहीं। इस स्थिति में यह गर्भ खराब हो जाएगा। इसके लिए ध्यान देने की जरूरत यही है कि इस नवमेश की दशा कंसीव होने से लेकर डिलीवरी तक चलनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है, नवमेश की इस दशा में इस योग के अनुसार कंसीव तो कर लिया, लेकिन डिलीवरी आने तक दशा बदल के आगे त्रि एकादश योग खड़ा हो गया तो फिर यह गर्भपात होना नक्की है। इसलिए किसी को भी सलाह देते समय उसकी दशाएं देख लें कि कंसीव होने से लेके और आगे तक कौन सी वो दशा कंटिन्यू कर रही है या आगे आने वाली दशा कौन सी है। अगर इस तरह से बीच में ही मान लीजिए पहले किसी ने कंसीव किया हुआ है, फिर आपके पास आई है और आप देख रहे हैं कि 6 महीने बाद अगली आने वाली दशा त्रि एकादश भाव खड़ा करेगी, तो सामने वाले को आप सजेशन दीजिए कि पूर्ण मेडिकल ट्रीटमेंट में डॉक्टर की देखरेख में अपना यह प्रसव पूरा करवाए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यान में रखने लायक सूत्र है और इसे आप नोट करके रख लें। अब अगला योग देखते हैं, पंचमेश अपने भाव से सप्तम, जो कि होगा एकादश भाव। यदि पंचमेश एकादश भाव में बैठा हो तो यह स्वयं के अपने पंचम भाव को खराब करेगा और यहाँ पर कन्या संतान देगा। और यदि यही पंचमेश अपने भाव से पंचम बैठा हो तो यह पुत्र संतान देगा। अब एकादशेश की संतान के मामले में क्या भूमिका हो सकती है,
इस पर विचार करते हैं। एकादशेश यदि पंचम भाव में बैठा हो तो यह पंचम भाव को खराब करेगा और स्वयं के भाव को बढ़ाकर यहाँ कन्या संतान की प्राप्ति करवाएगा, और इस कंडीशन में संतानहीनता भी दे सकता है। यह भी ध्यान में रखने की बात है। उसके लिए आप मेडिकल ट्रीटमेंट की सलाह दे सकते हैं। इस योग के जातक आपके पास आएंगे वो इसी समस्या को लेकर आते हैं कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ जरूर कुछ ना कुछ स्पर्म वगैरह की दिक्कत रहती है, तो इस बात को भी आप ध्यान में ले लें। इसी तरह एकादशेश का आप चमत्कार देखिए कि ये अगर खुद के भाव में बैठा हो तो खुद के भाव को खराब कर लेगा, और यहाँ पुत्री की बजाय फिर ये पुत्र संतान देगा। एकादशेश पंचम भाव में बैठा हो तो कन्या संतान देगा, और खुद के भाव एकादशेश एकादश में ही बैठा हो तो यह पुत्र संतान के योग बना देता है। आप ये भी देख लीजिए कि एकादश भाव संतानहीनता का है, और एकादशेश एकादश में बैठा हो तो वो एकादश भाव को खत्म करेगा। खत्म करने से मतलब वहां संतानहीनता भी खत्म कर देगा और वहां पुत्र संतान दे देगा। और यही एकादशेश पंचम में बैठकर या तो कन्या संतान देगा या संतानहीनता देगा। आइए अब द्वितीय से देख लेते हैं कि संतान योग कैसे बनेगा। कुटुंब को बढ़ाने की जिम्मेदारी द्वितीय पर होती है। वह भले पुत्र रूप में बढ़ाए या कन्या के रूप में बढ़ाए, परिवार तो बढ़ता ही है। इसलिए द्वितीय की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह कुटुंब को आगे बढ़ाए। द्वितीय यदि अपनी उच्च से पंचम भाव में बैठा हो तो यह पुत्र संतान देगा, और यही द्वितीय यदि अपने उच्च भाव से एकादश बैठा हो तो यह पुत्री संतान देगा। अब यहाँ तक तो हमने बहुत सीधे सरल रूप में समझ लिया कि संतानहीनता क्या होती है, पुत्र का जन्म किन योगों के तहत होता है, पुत्री का जन्म किन योगों के तहत होता है। लेकिन एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके मन में अवश्य आ रहा होगा। वो प्रश्न यह है कि क्या ये योग स्त्री जातक पर भी लागू होंगे। देखिए, स्त्री और पुरुष में प्रकृति ने बायोलॉजिकल फर्क बनाया है और दोनों की प्रकृति ही अलग अलग होती है। यहाँ हम इस विषय को सिर्फ संतान के मामले तक ही देखेंगे, क्योंकि इस विषय में आगे बढ़ेंगे तो यह बहुत विस्तार मांगता है और इसमें समय लगेगा। इस पर विशद रूप में कभी बाद के किसी चैप्टर में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो आप इस संतान के विषय में ही स्त्री जातक की क्या भूमिका होगी इन योगों के तहत वो समझ लीजिए। इसे मुख्य रूप से आप यूं समझ लीजिए कि जहां जहां हमने पहले पंचम भाव के फल बताए हैं, स्त्री जातक को उस पंचम के बदले एकादश भाव के फल मिलेंगे, और जहां जहां पुरुष के लिए एकादश भाव के फल बताए हैं वहां वहां स्त्री को पंचम भाव के फल मिलेंगे। यानी पुरुष का पंचम स्त्री का एकादश होगा, पुरुष का एकादश स्त्री का पंचम भाव होगा। बस इतना आप ध्यान में रखिए, बाकी सभी फार्मूले वही रहेंगे। यानी स्त्री का जब एकादश भाव एक्टिव हो जाएगा तो वह पंचम भाव के फल देगा, और स्त्री जातक का जब पंचम भाव एक्टिव होगा तो वह एकादश भाव का फल देगा। स्त्री जातक का जब भी एकादश भाव खड़ा होगा तब वह पंचम भाव के फल देगा। एक बात। दूसरी बात, स्त्री जातक का जब पंचम भाव खड़ा होगा तब वह एकादश भाव का फल देगा। इसी को आप पलट कर देख लें पीछे बताए गए सूत्रों को। यानी स्त्री का एकादश भाव एक्टिव हुआ तो पुत्र होगा, स्त्री का पंचम भाव एक्टिव हुआ तो पुत्री होगी। बस यही समझने की बात है यहाँ पर। और बेसिक रूप से स्त्री पुरुष की कुंडली में मुख्य फर्क यही होता है। आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है। आशा है आपको यह समझ में आया होगा, अन्यथा इसको बहुत ध्यान से और गहराई से समझें। यह बहुत काम की चीज है। यह आपको किसी भी उलझन में नहीं डालेगा। आपको 17 चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप लग्न चार्ट से ही फिक्स और परफेक्ट रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। इसे बहुत ही धैर्य और शांति के साथ मनन करें। अब आज के इस चैप्टर को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगले किसी चैप्टर में नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।